मूल अधिकार, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा में हर बार प्रश्न आते हैं। तो आज हम देखेंगे मूल अधिकार कौन कौन से हैं, किस भाग में इनका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कब लागू किए गए, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं तथा वे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिन अधिकारों में राज्यों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं तथा वे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। संविधान के भाग 22 भाग हैं, जिनमें भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका जिक्र किया गया है। थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो फ्रांस ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए तथा अमेरिका ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों का संवैधानिक रूप से अपनाया था। भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनता है कि भारत ने मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से ग्रहण किए हैं और इन्हें मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। सबसे पहले सामान्य जानकारी के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र जो नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, तो वो ब्रिटेन द्वारा इनका जो है वो विकास किया गया था। तो भारत ने जो मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया है और इन्हें मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है, और अमेरिका ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संवैधानिक रूप से जो है वो अपनाया था। विकास जो है वो ब्रिटेन के द्वारा इनका किया गया। मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक 1885 के द्वारा जो है वो की गई थी। इसके बाद मूल अधिकारों की मांग और मूल अधिकारों को संविधान में मूल अधिकार शीर्षक से सम्मिलित जो है वो करने की सिफारिश जो है वो मोतीलाल नेहरू समिति 1928 द्वारा जो है वो की गई थी। संविधान ने 7 जो है वो मूल अधिकारों को शामिल किया था, लेकिन वर्तमान में जो है वो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। और 7वां जो अधिकार दिया गया था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में जो है वो मूल अधिकारों की संख्या हमें याद रखनी है कि मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यही है कि मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में इनका जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनका वर्णन किया गया है, और 35 से आगे 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनको शामिल किया गया है। तो 12 से 35 हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं और उनको किस प्रकार से है वो याद किया जाए। तो मूल अधिकारों की संख्या जो है वो वर्तमान में 6 है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, और छठा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इनको क्रम से याद रखेंगे क्योंकि अनुच्छेद जो है वो क्रम से चलते हैं। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 25, 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। 31 जो है वो गायब है क्योंकि 31 में जो है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है वो जोड़ दिया गया है। इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। तो सम, स्वै, शोध, शिष, सम, स्वै, शोध और शिष, इनको याद ऐसे ही रखेंगे हम। सम से समानता, स्वै से स्वतंत्रता, शो से शोषण, ध से धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो दी गई है, सी से शिक्षा दी गई है, और स से संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो दिया गया है। इसी प्रकार हम इनको अनुच्छेद को भी याद रख सकते हैं। पहले 18 से जो है वो 14 से 18 जो है वो उसमें 5 अनुच्छेद जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है 4, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध जो है वो 2, उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो 4, फिर शिक्षा में जो है वो 2, और फिर संवैधानिक उपचार जो है वो 1। 5, 4, 2, 4, 2, 1, इसी प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। तो समानता
स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इनको डिटेल से जो है वो देखते हैं कि पहले अधिकार में जो है वो क्या क्या हमें दिया गया है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार जो हमें दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता की जो है वो बात करता है। सबसे पहले हमें समान रूप से जो है वो रहना है। उसके बाद अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है वो भेदभाव जो किया जाता है उसको रोकता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है वो हमें देता है। सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो है वो अंत करता है। और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत। तो इन अधिकारों को हमें याद रखना है। उसके बाद जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार हमें 19 से 22 जो है वो दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 जो है उसमें हमें जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। अनुच्छेद 19 में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, चौथा जो है वो निवास की स्वतंत्रता है, पांचवा आगमन और की स्वतंत्रता है, और छठा जो है वो रोजगार और जीविका की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में जो है वो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें भी हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अंतिम जो है वो संपत्ति का अधिकार स्वतंत्रता थी, उसको जो है वो हटा दिया गया है। तो इनको भी हम याद रखेंगे कि वाक यानी 19 क के अंतर्गत हमें इसे याद कैसे करेंगे। 19 क में कहना, कैसे कहना हम याद रखेंगे कि कहने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता जो है वो है। ख किसी के साथ खटपट जो है वो नहीं करनी है, शांतिपूर्ण स्वतंत्रता। ग जो है वो संघ, संघ से याद रखेंगे, ग संघ, ग से संघ, संघ बनाने की हमें स्वतंत्रता है। घ जो है वो इसको याद रखेंगे, घ से घर, घ से घर। अड़े से खाली जो हमने पढ़ा है हमेशा, अड़े से खाली यानी कि आगमन घूमने की जो है वो स्वतंत्रता दी गई है। घ से अड़े से खाली मतलब हर जगह खाली मानकर कहीं भी हम घूम सकते हैं। तो अड़े से खाली आगमन की, घूमने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता है। चय जो है वो हमें चय से चलाना याद रखेंगे। चय से हम रोज़गार चला सकते हैं, जीविका की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार का रोज़गार हम कर सकते हैं। तो रोज़गार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है हमें दी गई है। चय से चलाने की स्वतंत्रता है, रोज़गार चलाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमें संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का जो अधिकार हमें देता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड या मैग्ना कार्टा जो है वो अनुच्छेद 21 को माना है। अनुच्छेद 21 क जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें शिक्षा का अधिकार जो हमें दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा हमें 3 प्रकार के बदलाव किए गए थे। मूल अधिकार में 21 क जो है वो शिक्षा का अधिकार दिया गया। मूल कर्तव्यों के अंदर जो है वो 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें माता पिता का कर्तव्य बनाया गया था बच्चों को शिक्षा दिलाना। और रीति निर्देशक तत्व के अंदर जो भी अनुच्छेद 45 है उसमें राज्य को निर्देशित किया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को की शिक्षा की जो है वो व्यवस्था करे। तो 86वां संविधान संशोधन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में जो है वो नियम बनाए गए। अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करता है। तो हमें अनुच्छेद 21 और 21 क जो है वो याद रखना है, वो चले जाते हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें मिले हैं 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के बेगार प्रथा और बाल श्रम पर प्रतिबंध जो है वो लगाता है। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा और बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों में बालकों के काम पर रोक जो है वो लगाता है। नाबालिग बच्चों से है जो मजदूरी करवाई जाती है उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाता है। 23 अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद
धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमें 25 से 28 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की जो है वो स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता जो है हमें दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक कार्यों से प्राप्त आयकर की सीमा से वंचित जो है वो रखी गई है। और अनुच्छेद 28 जो है वो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता जो हमें दी गई है। तो अनुच्छेद 25 जो है उसमें हमें लिखा गया है कि हम किसी भी धर्म को जो है वो मान सकते हैं, किसी भी धर्म की मानने का अधिकार जो हमें दिया गया है। 26 किसी भी धर्म को मानने के बाद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो है वो स्वतंत्रता दी गई है। 27 जो है वो कहता है कि धार्मिक कार्यों से प्राप्त जो आय है आयकर की सीमा से वंचित जो है वो रखी गई है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता जो दी गई है। धर्म से संबंधित ऐसी संस्थाएं जो धार्मिक संस्थाएं जो स्थापना की गई उसमें धार्मिक शिक्षा जो है उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाता है कि जो किसी भी धर्म के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद आगे जो अधिकार में दिया गया है 5वां, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वो किया गया है। संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्गों के जो है वो हितों का संरक्षण करती है। और अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो वो दिया गया है। ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग जो कि अपने वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का उनको अधिकार दिया गया है। अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार उनको दिया गया है। अपने धर्म और रीति रिवाजों के बचाने के लिए उन्हें अधिकार जो है वो दिए गए हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जो है वो इसमें अधिकार दिए गए हैं, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है। उसके बाद अनुच्छेद 31 जो है उसे निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार था, यह अब मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा जो है वो कहा है, संविधान की आत्मा। इसी अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर की संज्ञा भी दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 32 के तहत उपचार उसी व्यक्ति को उपलब्ध होगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अनुच्छेद 32 सिर्फ मूल अधिकारों की ही सुरक्षा करता है, अन्य अधिकारों की नहीं। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है और न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जो है वो रिट जारी कर सकता है। रिट को जो है वो झरना भी कहा जाता है तथा यह संकल्पना ब्रिटिश संविधान से जो है वो ली गई है। तो रिट को न्याय का झरना भी कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमें उच्च न्यायालय को जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो ये 5 प्रकार की रिट जो है वो कौन सी है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रतियोगी परीक्षा में सीधा इनका अर्थ जो है वो पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका शाब्दिक अर्थ है कि अर्थ होता है, प्रस्तुत किया जाता है कि यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिससे दूसरे द्वारा हिरासत में जो है वो रखा गया है उसे उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को कानून द्वारा हिरासत में लिया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना होता है। दूसरा जो है वो परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं कि यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जो है वो जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा एक आदेश के रूप में जो है वो जारी होता है परमादेश। तीसरा प्रतिषेध यानी कि रोकना। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। किसी भी कार्रवाई को न्यायालय द्वारा रोकना प्रतिषेध। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में शरण लेता है और न्यायालय द्वारा जो आदेश है उसके पक्ष में जारी होता है ताकि उचित कार्रवाई हो सके, तो प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेरण। उत्प्रेरण से आशय जो है वो है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है वो उच्चतम या उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी विषय में जो है वो जानकारी मंगवा सकता है
उस संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो उत्प्रेरण जो है वो उस न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जो है वो भेजा जाता है, जिसके तहत वो चल रहे किसी विवाद के बारे में जानकारी जो है वो लेते हैं। उसके बाद अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसके माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक सही रूप से जवाब नहीं मिल जाता वह कार्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमने मूल अधिकारों को देखा, जो कि संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।